हेलो माय डियर स्टूडेंट, गेट 2025 का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है और अभी हम कह सकते हैं कि काउंटडाउन जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जनवरी से प्रिपरेशन या फरवरी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट अभी रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक अच्छी रैंक को सिक्योर करना है, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज के सेशन में हम टेस्ट सीरीज के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं कि गेट 2025 एग्जामिनेशन के लिए कब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना चाहिए, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को किस तरीके से प्रिपरेशन की जर्नी में इंटीग्रेट करें, मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए एंड स्पेशली टेस्ट एनालिसिस किस तरीके से करी जाती है। सो आज का ये जो सेशन है काफ़ी बेनिफिशियल आप सभी लोगों के लिए होने वाला है और आज हमारे साथ रोहित सर भी हैं, तो डेफिनेटली रोहित सर की भी जो एक्सपर्ट गाइडेंस है वो आपको इस सेशन में देखने को मिलने वाली है। सो सर, जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के मार्क्स को जो है ना मोटिवेशन और डिमोटिवेशन से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं डिमोटिवेट होके, या तो टेस्ट देना छोड़ देते हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे? सबसे पहले तो आप ये मत सोचिए कि ये मोटिवेशन या डिमोटिवेशन के लिए, अगर आप ये सोच करके टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरी चीज़ है, टेस्ट सीरीज का पर्पस डिफरेंट है। यहाँ आप नए नए एरियाज किसी सब्जेक्ट में एक्सप्लोर करेंगे, न्यू टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे, तो आपको अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है, नए टाइप के क्वेश्चन देखने हैं, तो ये पर्पस है टेस्ट सीरीज का। यस, डेफिनेटली। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पर्पस बताते हैं। कुछ मेजर ऐसे पर्पस हैं जो टेस्ट सीरीज से डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो पर्पस है वो है असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। जब आप टेस्ट देते हो तब आपको पता चलता है कि जो सिलेबस आपका कंप्लीट है वो कितना ज़्यादा आप रिटेन करा पा रहे हो, कौन से ऐसे की पॉइंट्स है, फॉर्मूला है जो आप भूले जा रहे हो, फिर उस पर आप काम कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपने जो भी थ्योरी पढ़ के रखी है, आप क्वेश्चन में उसको कितना बेहतर तरीके से अप्लाई करा पा रहे हो, ये भी आपको टेस्ट सीरीज ही बताने वाली है। और आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो कितनी बिल्ड है, क्या उस पर काम करने की जरूरत है, ये सारी की सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलती हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको टेस्ट बाय टेस्ट फाइंड आउट करने हैं। लाइक जब आप टेस्ट देंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें मिस्टेक होंगे। तो जिनमें मिस्टेक्स हो रहे हैं वो वाले एरियाज आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फाइंड आउट करने हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप मिस्टेक कर रहे हैं, वो आपके वीकनेसेस हैं। और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपके स्ट्रेंथ हैं। तो ऐसे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने हैं। बिल्कुल। और जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो यहाँ से जब आइडिया लगेगा तभी आप उस चीजों पर काम कर पाओगे। देन प्रैक्टिस एंड फैमिलियरिटी। टेस्ट आप दोगे, आप नए नए तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। एग्जाम का क्या पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आपको टेस्ट सीरीज में ही पता चल जाएंगी। इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज का जो इंटरफेस है वो सेम इंटरफेस होता है जो आपको गेट 2025 के एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है, तो आप उससे काफी फेमिलियर हो जाते हो। तो जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे ना, तो सर स्टूडेंट को जैसे एंजाइटी होती है, स्ट्रेस फील होता है, वो होता ही इस वजह से है क्योंकि आप उस इंटरफेस से फेमिलियर नहीं हो। जब आप टेस्ट देते हो और फाइनल एग्जामिनेशन में जाते हो तो आपको इंटरफेस पहले से पता था, क्वेश्चन किस ट्रेंड पर पूछे जाते हैं वो भी आपको पता था, आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। इसी के साथ साथ वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ आप हैबिचुअल हो, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस और एंजाइटी जो है ना फील नहीं होने वाली। थोड़ा बहुत होगा भी तो उसको आप आसानी से ओवरकम कर लोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जब आप टेस्ट सीरीज देते हो। देन फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, जैसा आपको मैंने बताया कि आपने वीकनेसेस फाइंड आउट कर लिए, तो वीकनेसेस फाइंड आउट करने के बाद आपको उन वीकनेसेस को इम्प्रूव करना है, सो दैट कि वो आपके स्ट्रेंथ बन जाए। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उससे रिलेटेड टॉपिक आपको सब्जेक्ट में फाइंड आउट करना है। फिर उन टॉपिक्स को फाइंड आउट करने के बाद उससे रिलेवेंट कंटेंट, उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको अपने क्लास नोट्स में देखने हैं और PYQs में फाइंड आउट करने हैं और उस पर काम करना है, सो दैट कि ये वीकनेसेस आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। और इम्प्रूवमेंट के लिए आपका जो फीडबैक है ये टेस्ट सीरीज दे रही है, तो आप आसानी से फीडबैक टेस्ट सीरीज से लो और उसको रेगुलर बेसिस पर इंप्रूव करते चले जाओ, तो धीमे धीमे सर मार्क्स भी इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। देन बेंचमार्किंग एंड कंपैरिजन। अब होता क्या है कि आप जब टेस्ट देते हो तो बाकी स्टूडेंट भी टेस्ट दे रहे हैं, सो यू कैन कंपेयर और आप अपने प्रीवियस गोल्स से भी आप चेक कर सकते हो कि आप कितना ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो, कहाँ पर ऐसा है जहाँ पर इंप्रूवमेंट की और रिक्वायरमेंट है, टॉपर कैसा कर रहा है, उसके बेसिस पर आपको कितना हार्डवर्क करने की जरूरत है, कौन से ऐसे की पॉइंट्स है जहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पर
कंपैरिजन और बेंचमार्किंग जो है ये भी बड़ी आसान हो जाती है, तो ये भी पर्पस आपका टेस्ट सीरीज से रिजॉल्व हो जाता है। अब थोड़ा सा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेफिनेटली ये तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर रूल, जो कि टेस्ट सीरीज में बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट होता है, जहां पर ए स्टैंड फॉर अटेम्प्ट, देन नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर एनालिसिस, और यहाँ पर जो दो आर दिख रहे हैं फर्स्ट वन इज द रिवाइज एंड रिपीट। तो सर ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए टेस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट का मतलब आप टेस्ट देंगे, एनालाइज, उसमें फाइंड आउट करेंगे कि आप कितना क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं, कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, क्या वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, फिर उस पर आपको काम करना होगा। वीक एरियाज पे आपको काम करना होगा, तो उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। और इसके बाद रिपीट का मतलब है आपको नेक्स्ट टाइम फिर से टेस्ट देना है और प्रोसेस को रिपीट करना है। तो यहाँ पर अभी हम टेस्ट एनालिसिस की भी बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, अटेम्प्ट करना स्टूडेंट्स को आता है, इसी के साथ साथ फिर रिवीजन भी करते रहते हैं। बट अगर आप एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करना सीख गए तो आपका रिवीजन भी इफेक्टिव हो जाएगा, और फिर रिपीटेशन में जब आप जाओगे ना तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। सो डेफिनेटली वी विल गो फॉर द एनालिसिस ऑल्सो। बट उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से टाइप ऑफ टेस्ट आपको अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कराने चाहिए। तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए और मॉक टेस्ट हो गए। सो टॉपिक वाइज टेस्ट तो आई थिंक सर जब आप बच्चा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है, जैसे जैसे उसके टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए, आप आगे चले गए, कुछ और टॉपिक्स आप कंप्लीट कर रहे हो, तो प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं आप उनके टेस्ट देना शुरू कर दो, और कोशिश करो कि नवंबर तक आपके सारे टॉपिक वाइज टेस्ट और सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाए। अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं आप पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, वर्कबुक के क्वेश्चन लगा लो, जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाओ फिर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। एग्जैक्टली इसमें जैसे आप कोर्स जब स्टार्ट कर रहे हैं, कोर्स में जब एनरोलमेंट कर लेंगे, फिर जब क्लासेस स्टार्ट होने लगेंगी, सब्जेक्ट प्रोसीड होने लगेगा, तो नॉर्मली किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट होने में 15-20 डेज लग जाते हैं। तो उस 15 दिन में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, तो उसमें 2-3 टॉपिक्स हो गए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे दें। फिर जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो जैसा मैडम ने बताया कि पहले आप PYQs देख लें, फिर वर्कबुक के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर सब्जेक्ट वाइज कर ले, फिर नवंबर-दिसंबर तक आपको ये वाला पार्ट सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज खत्म करना है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट मतलब फुल टेस्ट सीरीज आपको देना है। और कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जब देते हैं तो जैसे ही उन्होंने सब्जेक्ट कंप्लीट करा, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट उन्होंने इमीडिएटली टेस्ट दे दिया। वैसा ना करें, क्योंकि उससे तो परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड हो जाएगा। हो सकता है आप डीमोटिवेट हो जाए उस केस में। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउट ऑफ 100 अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका 60 स्कोर होगा, 40 स्कोर होगा, बट आपका स्कोर कितना आ रहा है, 20-25 आ रहा है, तो बेटर होगा कि आपको पहले रिवीजन करना है, फिर क्वेश्चंस लगाने हैं PYQs के, वर्कबुक के, फिर आपको टेस्ट देना उसके बाद। और इससे आपको ये भी पता चलेगा ना कि लास्ट वीक हमने सब्जेक्ट कंप्लीट करा है, हमने 7 to 10 डेज के बीच में उसका रिवीजन भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, देन आफ्टर 10 डेज अब हम कितना रिकॉल करा पा रहे हैं उस सब्जेक्ट को, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप आज पढ़ रहे हो वो आप यूज करने वाले हो फरवरी में। तो आपको अपना रिटेंशन भी देखना पड़ेगा कि किसी भी सब्जेक्ट को आप कितने दिनों तक रिटेन करा पा रहे हो। उससे भी एक आइडिया लगता है कि आपको कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत जल्दी भूलते हो तो आपको बहुत ही छोटी साइकिल के ड्यूरेशन में रिवीजन कर करके टेस्ट देने पड़ेंगे, और अगर आपका रिटेंशन थोड़ा ज्यादा है तो आप उस चीज को 15 डेज 20 डेज तक भी रिटेन करा सकते हो। उसके बाद आप फिर से रिवीजन में सब्जेक्ट्स को लेके आ सकते हो। और हाँ, जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो सर जनरली स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ थ्योरी से रिवीजन होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट से रिवीजन कर सकते हो, फिर उसको लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए बीच बीच में शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हो। और अच्छा अगर आपको रिटेंशन करना है तो आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो बीच बीच में देते रहो। जो कंप्लीटेड सब्जेक्ट है उस कंप्लीटेड सब्जेक्ट के टेस्ट आपके रेगुलर बेसिस पर चलते रहने चाहिए, एवरी आफ्टर 5 to 7 डेज। तो सर टेस्ट के थ्रू भी बड़ा अच्छा रिवीजन हो जाता है। एग्जैक्टली जो रिवीजन होता है, हमने कितना याद किया है और एग्जाम में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है। यस डेफिनेटली। देन वो जो सर बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, हाउ टू डू द टेस्ट एनालिसिस, ये स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं आता है। और आई थिंक अगर कोई बच्चा एनालिसिस करना सीख गया तो वो एक बहुत ही अच्छा आउटपुट निकाल के लेके आ सकता है। आप सभी लोग इंजीनियर हो, अगर आप कोई कार बना रहे हो और कार बनाने के बाद आपने कहा कि नहीं हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं होगी, हम डायरेक्ट जो है मास प्रोडक्शन के लिए कार को भेजेंगे, तो आप सोच सकते हो कि यूजर एंड पर आपको कितनी सारी खामियां देखने को मिलने वाली है। तो जो यूजर एंड है वो आपका फाइनल एग्जामिनेशन है।
जो आप कार जिस समय आप प्रोटोटाइप बना रहे हो, दैट इज योर प्रिपरेशन जर्नी। बीच में क्या रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग की। आपको पता है आपने अगर प्रोटोटाइप बनाया है तो आपको उस पे इंजन की भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग हो गई, आपकी क्रैश टेस्टिंग हो गई। देयर आर सो मेनी टेस्टिंग विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द कार एंड देन यू आर गोइंग टू डू दी मास प्रोडक्शन। इन अ सिमिलर वे आपने प्रिपरेशन कर ली है, नाउ ट्राई टू डू दी परफॉर्मेंस एनालिसिस। आप टेस्टिंग करो अपनी, जो भी आपको खामियां लगती हैं उसको आप इंप्रूव करो। अब वो इंप्रूवमेंट का क्या प्रोसेस होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसमें सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, टेस्ट सबमिट करने के बाद माथा पकड़ने से पहले रिव्यू कर लो। पहला काम है कि रिव्यू कर लीजिए। Yes. आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 8 टेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद वो थक गए, फिर वो चाहते हैं कि Yes. चलो चिल करते हैं, वो अगले दिन या 2 दिन बाद टेस्ट का रिव्यू करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। Yes. आपने जैसे ही टेस्ट दिया उसके बाद आपको रिव्यू करना है कि आपने जो अटेम्प्ट किया उसमें कितने पॉजिटिव मार्क्स आए, और निगेटिव मार्किंग भी होती है। Yes. तो अटेम्प्ट करने के बाद कितने आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो रिव्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Yes. और एक तो आपने थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लिया कि कितने मार्क्स आए, कितनी रैंक बन रही है, ठीक है। और यहाँ पर सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, तब आप बिल्कुल भी रैंक वैंक की चिंता मत करो, क्योंकि जो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट। आपको रैंक देखनी है, आपको अपने मार्क्स देखने हैं, आप ये तब देखना जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, और उसके बेसिस पर फिर आप देखो कि आपने कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही करे हैं। और सबसे पहले सही क्वेश्चंस को समझो, जो करेक्ट आंसर आपने निकाले हैं आप उसको समझो, क्योंकि जब आप बीडीजी की टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको एक्सपर्ट्स की वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं। अब कई बार सर क्या होता है, जैसे हमने 50 क्वेश्चन सही कर लिए, अब 50 क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन तो सही करा मगर लॉन्ग प्रोसेस से क्वेश्चन सही करा। Exactly. उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट प्रोसेस से भी कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने कर लिए बट उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के हम जल्दी आंसर निकाल सकते थे। तो आप कोशिश करो कि जो क्वेश्चन आपके सही हैं वो क्वेश्चन आप एक्सपर्ट के सॉल्यूशन से मैच कराओ कि आपका क्या सॉल्यूशन था, एक्सपर्ट ने आपको क्या सजेस्ट करा, वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू क्या कोई एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा, वो सारी लर्निंग आप अपनी प्रिपरेशन में ऐड करो, ताकि जब नेक्स्ट टेस्ट दोगे तो वही सारी चीजें आप फिर से क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो। तो करेक्ट आंसर की भी एनालिसिस होना बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर की एनालिसिस मैडम ने अभी बताया कि आपने सॉल्व तो किया है लेकिन लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया है, तो वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इससे आप लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। तो जो लॉन्ग सॉल्यूशन है, हो सकता है आप उसका जब वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे या फिर उसका डिटेल सॉल्यूशन जो कि रिटन होता है वो आप देखेंगे, उसमें आपको कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। तो शॉर्टकट और ट्रिकी मेथड्स बहुत इफेक्टिव होते हैं गेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए। यस, एंड देन आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कई तरह के सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट जो है कंसेप्चुअल मिस्टेक करेंगे, रीडिंग मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यूनिट मिस्टेक हो गई। सो आप हर तरह के मिस्टेक को एनालाइज करो। अगर आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो सो देयर इज अ इंडिकेशन कि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे तो उस स्ट्रैटेजी में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कि आपको उन पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देना है जिन पोर्शन पर आप मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे हो। अब सर वो जो पोर्शन है उसको इंप्रूव कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? उसके लिए आपको मोर नंबर ऑफ टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद आपको स्पेशली जैसे आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं तो आपको कैलकुलेशन बेस्ड जो हार्डकोर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, और उनकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से इफेक्टिवली हो जाती है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। यस, और कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो तो उस कंसेप्ट को जाके दोबारा से पढ़ो और उसी कंसेप्ट के ऊपर ट्राई टू सॉल्व सम मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो वो कंसेप्ट आपका फिर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। फिर जब टेस्ट में वही कंसेप्ट आएगा सो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट को भी एनालाइज करते रहो, क्योंकि अगर आपका 3 आवर्स का पेपर है तो उसको आपको 2.5 आवर्स में क्लोज करना है, सो दैट यू विल गेट 30 मिनट्स टू रिव्यू दी सम मोर क्वेश्चंस जो आपने मार्क फॉर रिव्यू में रखे हैं। क्योंकि जब बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं कुछ क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में भी चले जाते हैं, तो उनको देखने के लिए भी लास्ट में टाइम बचना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा डिलेमा में होते हैं कि सही कराए कि गलत कराए, तो लास्ट का जो टाइम है उसमें आप फिर वो क्वेश्चंस पर जाके एक बार वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि भाई इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी होनी है, तो आपको लास्ट में टाइम चाहिए सो दैट यू कैन वेरीफाई ईच एंड एवरी आंसर जो आपने बेसिकली सबमिट करा है। ठीक है, उसके बाद आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, मेक अ मिस्टेक डायरी। क्योंकि सर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट काफी रिपीटेड टाइप ऑफ मिस्टेक्स करते हैं, तो वहां पर अगर मिस्टेक डायरी में वो मिस्टेक को मेंशन करते रहेंगे
तो जब भी कभी नेक्स्ट टेस्ट के लिए जाएंगे तो डायरी पढ़ लो एक बार। डायरी पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ। आप मिस्टेक्स फ्रीक्वेंटली किस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं, थ्योरी टाइप में करते हैं या न्यूमेरिकल टाइप में करते हैं या पर्टिकुलर टाइप के टॉपिक में आप मिस्टेक करते हैं। तो जब आप टेस्ट देंगे तो आप अपने मिस्टेक वाली डायरी को देख लें सो दैट कि टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हो जाए। यस, एंड लास्ट वन इज द लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, अगर आप डायरी बनाओगे तो इट्स लाइक अंडरस्टूड कि आप उससे लर्निंग बहुत सारी लेने वाले हो। नेक्स्ट टेस्ट में आप फिर वो गलतियों को भी रिपीट करना कम कर दोगे। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर होती रहेंगी, इवन फाइनल एग्जामिनेशन में भी कुछ मिस्टेक्स होंगी बट वो कम होंगी, बट वो कम होंगी। यस, डेफिनेटली। सो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली प्रैक्टिस की मदद से हम रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। एक लास्ट आपको गाइडेंस और देना चाहेंगे, दैट इज द ट्रेन ब्रेन टेक्निक। अब जैसे कि आपको पता है कि आप अपने ब्रेन को जैसा बोलोगे ना वो वैसे ही करेगा। अगर आपने बोला कि भाई लेट नाइट हम स्टडी करेंगे तो वो लेट नाइट एक्टिव रहना शुरू कर देगा। कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग अगर स्टडी करेंगे तो अर्ली मॉर्निंग एक्टिव रहना शुरू कर देगा। तो आपको गेट एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो टाइम पर अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि जो भी टेस्ट आप दे रहे हो वो सेम टाइम पर आप दो जिस टाइम पर फाइनल एग्जाम आपका होने वाला है। जैसे कि एक मॉर्निंग स्लॉट होता है 9:30 to 12:30 और एक इवनिंग स्लॉट होता है जिसमें 2:30 से 5:30 वाला। 2:30 से 5:30। तो ये दोनों स्लॉट आपके एक्टिव स्लॉट होने चाहिए, है कि नहीं सर? जो मॉक टेस्ट है या फुल टेस्ट सीरीज है वो इसी स्लॉट में देनी चाहिए सो दैट कि आपका माइंड अडेप्ट हो सके इस पर्टिकुलर स्लॉट के लिए। यस, एंड देन यूज माउस फॉर वर्चुअल कैलकुलेटर। अब स्टूडेंट सर मोबाइल में वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन टच स्क्रीन चल रही है, टिक 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 कैलकुलेशन चल रही है, बट वो सेम चीज आपको फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेगी ना। आप माउस के साथ हैबिचुअली नहीं होगे। अब सर माउस चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें भी तो टाइम जाता है। और टाइम मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो जैसा मैडम ने पहले बताया था उसमें आपको माउस यूज करने में जो टाइम आपका खर्च हो रहा है उसको भी यूज करना है। यस, तो माउस पर प्रैक्टिस है। और टेस्ट भी मोबाइल पर मत दो, या तो लैपटॉप पर दे दो या तो डेस्कटॉप, जो भी इजीली अवेलेबल हो उस पर टेस्ट दो, क्योंकि आपका डेस्कटॉप पे ही टेस्ट होगा और लैपटॉप में मोर और लेस सेम इंटरफेस और सेम तरीके का आपको जो फीलिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो माउस और लैपटॉप एटलीस्ट आप इंक्लूड करो, मोबाइल पर टेस्ट मत दो, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें आपका बहुत सारा टाइम बचा लेंगी और फिर यही टाइम आप उन टफ क्वेश्चंस पर डाल पाओगे जिसमें आपको टाइम लगने वाला है। एंड देन वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस। अब सर मुझे लगता है स्टूडेंट जो है वो काफ़ी वैसे मतलब 2+2 3 2+2 4 ऐसे करके कैलकुलेशन करते हैं, जबकि वर्चुअल कैलकुलेटर में बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स होते हैं, मेमोरी सेव का, मेमोरी रिकॉल का। देखिए हम लोग इंजीनियर्स हैं तो एक इंजीनियर को कैलकुलेटर को भी स्मार्टली यूज करना है, बिकॉज वी इंजीनियर्स आर वेरी स्मार्ट। ओके, तो किसी भी डिवाइस को यूज करना है तो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो हमें पहले सीखना चाहिए सो दैट कि एग्जामिनेशन में हम लोग अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएं। स्पेशली वर्चुअल कैलकुलेटर के लिए मेड-इजी में ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, जिसमें फैकल्टी आते हैं और वर्चुअल कैलकुलेटर के कुछ यूनिक फंक्शंस आपको बताते हैं जो आपके कैलकुलेशन पार्ट को इम्प्रूव करते हैं। यस, और लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वर्चुअल कैलकुलेटर की जो वीडियोस हैं वो मेड-इजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हैं, आप जाके सर्च कर सकते हो और यहाँ से ज़रूर सीखो कि इफेक्टिवली वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ करें। और ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी बड़ी से बड़ी इक्वेशन एक ही बार में पूरा सॉल्व करके आपको दे देगी। और स्पेशली सर डिग्री और रेडियन वाला जो प्रॉब्लम है इसमें तो स्टूडेंट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट गलतियां करते हैं। तो जब बच्चे यूज करेंगे तो वो हैबिचुअल होंगे कि कब उसे डिग्री मोड में कन्वर्ट करना है और कब आपको उसे कन्वर्ट करना है रेडियन मोड में। यस, सो ऑलरेडी अगर हम गेट 2025 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करें तो मॉड्यूल 1 तो पहले आ गया था जिसमें आपको टोटल 48 टेस्ट देखने को मिल रहे थे, 24 टॉपिक वाइज, 12 सिंगल सब्जेक्ट एंड 12 फुल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल रहा था। बट अभी रिसेंटली मॉड्यूल 2 भी आ गया है जिसमें आपको टोटल 24 टेस्ट देखने को मिलेंगे, 12 सिंगल सब्जेक्ट और 12 आपके मॉक टेस्ट होंगे। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज को चेकआउट करना चाहते हो तो मेड-इजी की जो टेस्ट सीरीज वाली वेबसाइट है वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी लॉन्च हो गई है और यहाँ पर जो टेस्ट है वो काफी क्वालिटी टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी सर ऑलरेडी जो है ना सर ये सेशन जो बना रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो सर रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि
हमें यहाँ- पता हाँ। चलता है कि कितना एफर्ट करके हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन बनाते हैं, सो दैट कि हर बच्चे को समझ में आ जाए Yes. और उसे बिल्कुल सिंपल वे और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बनाते यस हैं। और साथ में वो टिप्स एंड ट्रिक्स के आपको एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शंस को, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो एक बहुत बड़ी लर्निंग हो जाती है वो तो स्टूडेंट्स जरूर के लिए। डिस्कस करते हैं। यस सो होपफुली आपको यहाँ पर जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स दी फॉर दी टेस्ट सीरीज, किस तरीके से टेस्ट को स्टार्ट करना है, वो हेल्पफुल रही होंगी। डेफिनेटली कुछ आपके भी डाउट्स होंगे, आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे अपनी टेस्ट एनालिसिस से रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वी आर गोइंग टू गिव रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।